नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी का बॉयफ्रेंड। दोस्तों, मेरा भाई जैसे ही काम पर जाते तो भाभी अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती थी। मैंने अपने भाई से शिकायत की तो भाभी ने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया और भैया को मेरे खिलाफ कर दिया। भैया ने गुस्से में आकर मेरा खाना पीना बंद कर दिया। मैं भैया के सामने भाभी का सच लाना चाहती थी। जब अगले दिन भैया काम पर गए तो भाभी का बॉयफ्रेंड घर आ गया था। मैंने तुरंत भैया को फोन करके बुला लिया और जब हम भाभी के कमरे में गए तो हम दोनों के होश उड़ गए थे, क्योंकि कमरे में वो दोनों भाभी के साथ वो कर रहे थे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल उठेगा आपका इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरी उम्र 19 साल है। मैं अपने भाई के साथ ही जिंदगी बिता रही हूँ। माता पिता का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। मेरे माँ बाप की जगह मेरा बड़ा भाई ही था जिसे मैं प्यार से भैया बुलाती थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हमारा घर बहुत खूबसूरत था। मेरे भाई ने अपने आप को कामयाब करने के लिए बहुत जद्दोजहद की थी, दिन रात मेहनत की थी। अक्सर मैं उसे तन्हाई में रोते हुए देखकर परेशान हो जाया करती थी। कई बार मैंने उससे पूछा था कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो वह महज मुस्कुराकर एक बात कहता था, जिंदगी में अगर कुछ पाना है और कुछ हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे साथ चलने वाले लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। मैं अपने भाई की बात सुनकर खामोश हो जाती थी और उसी मेहनत और लगन ने उसे इतना कामयाब कर दिया था कि उसने अपना खुद का घर खरीद लिया था, गाड़ी ले ली थी और अब अपना कारोबार कर रहा था। मेरे भाई ने 2 साल पहले शादी की थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी औरत थी। हम दोनों के बीच बहुत बनती थी। ना वह मुझे कभी कुछ कहती थी और ना ही मैं अपनी पढ़ाई में मग्न रहती थी और वह अपनी जिंदगी में। मेरा कमरा ऊपर था जहाँ पर मेरे भाई ने मेरा बहुत खूबसूरत कमरा बनवाया था। वहीं पर मेरे लिए किताबें रखी हुई थी और भी अन्य सामान था, जबकि नीचे वाले कमरे में मेरी भाभी और भैया रहते थे। ना जाने क्यों आज सुबह से ही मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बुरा होने वाला है। मैंने कई बार अपना सर झटका था और अपना ध्यान भटकाने लगी थी। मैं कुछ भी उल्टा सीधा सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया था और कॉलेज के लिए निकल गई थी। अक्सर भैया मुझे ड्रॉप कर दिया करते थे, लेकिन आज मैं खुद ही निकल गई थी। मैंने किसी को खबर भी नहीं दी थी, बस मेन गेट पर मौजूद गार्ड को बताकर आगे की तरफ चल पड़ी थी। रास्ते भर भी मेरा दिल बहुत बेचैन रहा था। ना जाने क्यों मुझे आज अपने माता पिता की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वजह बहुत छोटी सी थी। दोस्तों, मैंने सुबह उठकर एक बहुत ही इमोशनल वीडियो माँ बाप से जुड़ा हुआ देख ली थी। उसके बाद से ही मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था और बात बात पर मुझे रोना आ रहा था और दिल ऐसी गवाही दे रहा था कि कुछ हो जाएगा, जबकि मैं फौरन अपने आप को डपट रही थी कि भगवान ना करे कुछ हो। बेवजह मैं ऐसी बातें क्यों सोच रही हूँ। एक लंबा सफर तय करके मैं अपने कॉलेज पहुँच गई थी। वहाँ जाकर मैंने फौरन अपनी क्लास की तरफ रुख किया था। मेरी दोस्त वगैरह भी आ चुकी थी और थोड़ी देर बाद टीचर ने आकर लेक्चर देना शुरू कर दिया था। जब टीचर लेक्चर देना शुरू करती थी तो मैं बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं भटकाती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भैया की तरह एक कामयाब इंसान बनूं। मैं नहीं बनना चाहती थी किसी की कामयाब बीवी, बल्कि मैं बनना चाहती थी एक कामयाब बेटी। लेकिन आज मेरा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा था। ना जाने मैं क्या सोच रही थी जब अचानक टीचर ने मुझे चौक मारी थी। मैं फौरन ही चौंक कर होश में आई थी। वह मुझे खड़े होने का इशारा कर रही थी।
मैं एकदम झिझक गई थी और अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। सारे स्टूडेंट्स मुझे ही देख रहे थे। एक अजीब सी शर्म भी मुझे आई थी, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया था और टीचर की तरफ देखने लगी थी। वह मुझे देखते हुए गुस्से से बोली, कहाँ पर है आपका दिमाग? पढ़ने आई हैं या फिर घरेलू मामलों को सोच रही हैं? बताइए मैं क्या पढ़ा रही हूँ। उनका गुस्सा एकदम बढ़ चुका था और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब यह मुझे जलील करेंगी, मगर अचानक वह बोली, नंदिनी, कॉलेज हम पढ़ने के लिए आते हैं और मैंने तुम्हें हमेशा पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाते हुए देखा है, तो आज क्या हुआ? सब ठीक है। उनका लहजा जैसे ही धीमा हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया था और धीमी आवाज में बोली थी, जी बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, माफी चाहती हूँ, अब ध्यान रखूंगी। उन्होंने सर को हल्की झुकाव दी थी और वापस बोर्ड की तरफ पलट गई थी। दोस्तों, अब मैंने अपनी सारी सोचों को झटक दिया था और टीचर को ही देखने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और छुट्टी का वक्त हो गया था। आज न जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने अपनी दोस्त से लिफ्ट मांग ली थी। आमतौर पर भैया मुझे छोड़ने जाया करते थे और मैं बस के जरिए घर वापस आती थी, तो मुझे बहुत वक्त लग जाया करता था। अक्सर मेरी दोस्त अपने पापा के साथ घर जाती थी तो मुझे हमेशा पूछती थी कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, और मैं हमेशा सीमा को मना कर देती थी कि नहीं, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। मगर आज मेरी तबीयत इतनी अजीब हो रही थी कि मैंने सीमा को हाँ बोल दिया था और उसके साथ उसकी गाड़ी की तरफ चल पड़ी थी। वहाँ जाकर मैंने अंकल को हेलो कहा था और पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। गाड़ी में बैठने के बाद सीमा के पापा और सीमा मुझसे यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान बाहर की तरफ था। जब अचानक सीमा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मुझे देखते हुए बोली थी, क्या हो गया? सब ठीक है ना? क्या सोच रही हो? क्लास में भी तुम बहुत चुप चुप थी और अब भी तो खामोश लग रही हो। पापा ने तुमसे इतने सारे सवाल पूछ लिए, लेकिन तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। मुझे सीमा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई थी और मैंने अंकल से माफी मांगते हुए कहा था, माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान बाहर की तरफ था। पूछिए, आपको क्या पूछना है? वह मुझसे भैया के बारे में ही सवाल कर रहे थे कि वह किस तरह का काम करते हैं और मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, जबकि मैं उन्हें अब रुक रुक कर जवाब दे रही थी। इसी दौरान मेरा घर भी आ चुका था और मैं उन दोनों को बाय करके अपने घर की तरफ बढ़ चुकी थी। मैं घर पूरे 1 घंटे पहले आ गई थी। मैंने जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचकर गार्ड को हेलो कहा तो गार्ड के चेहरे के रंग ही उड़ गए थे। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ छिपाना चाहता है। वह मुझे बाहर ही रोकने की कोशिश करने लगा था, जबकि मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था और एक तरफ से निकलकर घर के अंदर आ गई थी। गार्ड ने आज से पहले इस तरह का रवैया कभी इख्तियार नहीं किया था। मैं जब भी उसे हेलो बोलती थी तो वह भी सर झुकाकर हेलो बोल दिया करता था और दरवाजा खोल देता था। दोस्तों, लेकिन आज वह दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि बात पर बात बनाने की कोशिश कर रहा था। और आज मैं इतनी टेंशन में थी कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी होकर गार्ड से बातचीत करती। मैंने एक आखिरी नजर गार्ड पर डाली थी और घर के अंदर दाखिल हो गई थी। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे एक अजीब सी अनहोनी का एहसास हुआ था, लेकिन मैंने अपना सिर झटककर ऊपर की तरफ जाने लगी थी जब अचानक मेरी नजर जूतों पर गई थी जो बिल्कुल भाभी के कमरे के दरवाजे के पास रखे हुए थे। मुझे हैरानी हुई कि ये पीले जूते किसके हैं। मेरे भाई बहुत ही साधारण स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद को कामयाब करने के लिए इतनी मेहनत की थी कि जैसे ड्रेसिंग सेंस तो भूल ही गए थे। मैंने हैरान होकर उन पीले जूतों को देखा था। वह हमेशा ब्लैक शूज ही पहना करते थे या फिर एक मामूली सी चप्पल पहनकर बाहर चले जाते थे। मैं तुरंत ही दरवाजे के पास पहुंची थी जब अचानक भाभी के कमरे का दरवाजा खुला था और एक अजनबी चेहरा मेरे सामने आया था।
वह एक आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल होगी। वह मुझे देखकर बुरी तरह से सहम गया था। मेरी भाभी भी उस लड़के के पीछे ही हंसती हुई बाहर आई थी और मुझे अपने सामने देख उनका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। मैं सवालिया लहजे में तुरंत बोली थी, भाभी ये कौन है? जबकि मेरी भाभी तुरंत घबरा गई थी और वह लड़का जल्दी जल्दी अपने जूते पहनकर बाहर की तरफ जा चुका था। भाभी ने मेरी तरफ देखा था और फौरन बोली थी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब ठीक है ना? तुम्हारे भाई भी आए हैं क्या? मैंने सिर को ना में हिलाया था और उन्हें अपने आने का तरीका बताया था। मेरी बात सुनकर भाभी ने एक नजर मेरे वजूद पर डाली थी और फौरन बोली थी, क्यों? तुम किसी गैर मर्द के साथ क्यों आई हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आने दो तुम्हारे भाई को, बात करती हूँ कि तुम न जाने किन अनजान लोगों के साथ बैठकर घर पहुँच रही हो। जबकि उनका बात घुमाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं फौरन बोली थी, बात फिलहाल अभी हम आपकी कर रहे हैं। ये लड़का कौन था? मैं सीने पर हाथ बांधकर संजीदगी से बोली थी। माँ बाप न होने की वजह से मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी और हर चीज को समझने लगी थी। बेशक मेरी उम्र 19 साल थी और मेरी भाभी मुझसे कई साल बड़ी थी, लेकिन मुझे इतना तो अपने आप पर भरोसा था कि मैं उनसे ज्यादा अक्ल और समझ रखती हूँ। दोस्तों, मेरी बात सुनकर वह एकदम बोली थी, यह तुम्हारा मामला नहीं है, मेरे मामलों से दूर रहो, तुम्हारी सेहत के लिए यही बेहतर होगा। जबकि मैं उन्हें हैरत से देख रही थी। उन्होंने अचानक ही मेरे मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था और कमरे के अंदर चली गई थी। मैं तो अपनी जगह पर पत्थर बनी खड़ी रह गई थी। मैंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि भाभी मुझसे इस तरह से बात भी कर सकती हैं, वरना वह हमेशा मुझसे प्यार से पेश आती थी। हमेशा बेटी, गुड़िया, लाडो बोलकर पुकारने वाली आज मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर चुकी थी। मेरी आंखों में एकदम आंसू भर गए थे और मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इस बात का जिक्र भैया से जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे भाभी का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। न जाने क्यों मुझे गड़बड़ की आहट महसूस हो रही थी। यहाँ हमारा घर था। इस घर के तौर तरीके बहुत अलग थे। अक्सर जब मैं नई क्लास में जाती थी तो भाई हमेशा मेरे पास बैठकर मुझे एक बात समझाते थे, लाडो, कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा सिर झुक जाए। मम्मी पापा बहुत इज्जतदार लोग थे। उनकी इज्जत की वजह से ही आज हम एक छत के नीचे बैठे हुए हैं और सुकून की रोटी खा रहे हैं। जिस दिन तुमने मेरा सिर झुकाया या फिर कोई नीच हरकत की, उस दिन याद रखना तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मर चुका होगा। अपने भाई की ये बातें मेरे दिल पर असर करती थी और मैं अपने आप से वादा करती थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने भाई का कभी सिर नहीं झुकने दूंगी। 9वीं और 10वीं क्लास में कई लड़कों ने मुझे प्रपोज किया था। कई लड़कों ने मुझसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन मैंने किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी। वजह महज अपने भाई की इज्जत थी। मैं अपने भाई की इज्जत पर किसी कीमत पर भी आंच नहीं आने दे सकती थी। यही सब सोचकर मैंने तय कर लिया था कि मैं भाई को आज जो कुछ हुआ सब जरूर बताऊंगी। मैं कमरे में जाकर फ्रेश हुई थी और खाना खाने के लिए नीचे आई थी। भाभी किचन में ही मौजूद थी। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया था और अपने लिए खाने की प्लेट तैयार करने लगी थी, जब अचानक उन्होंने मेरा बाजू अपनी सख्त पकड़ में लिया था और मेरा रुख अपनी तरफ करते हुए बोली थी, देखो नंदिनी, अगर तुम्हें इस घर में सुकून की जिंदगी बितानी है तो मेरे मामलों से दूर रहना। अगर आज इस बारे में तुमने अपने भाई से जरा भी जिक्र किया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनका अंदाज अजीब था। दोस्तों, मैं फौरन बोली थी, एक्सक्यूज मी, यह घर जितना आपका है उससे कई गुना यह घर मेरा है। आपसे पहले मैं इस घर में रहती थी। हम हैं इस घर के असली वारिस, आप नहीं। मुझे भी उनकी बात से एकदम गुस्सा आ गया था कि भला वह कौन होती है
जो मुझे इस तरह से बोल रही हैं। 2 साल पहले ही तो वह इस घर में आई थी और मैं पूरे 18 साल से इस घर में रह रही थी। मेरी बात सुनकर वह एकदम कहकहा लगाकर हंसी थी और मुझे देखकर बोली थी, किसने कह दिया कि यह घर मुझसे ज्यादा तुम्हारा है? तुम तो कल को अपने पति के घर चली जाओगी, इसीलिए अपनी औकात में रहो। जितने दिन यहाँ पर हो सुकून की जिंदगी गुजारो, वरना अगर मैं तुम्हारे पीछे लग गई तो तुम्हारी जिंदगी इतनी बुरी कर दूंगी कि तुम मुझसे पनाह की भीख मांगोगी। उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मेरी भाभी ने कभी मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की थी, बल्कि वह हमेशा मुझे अपनी बेटी कहा करती थी और कहती थी कि यह तुम्हारा घर है। मुझसे ज्यादा कई गुना यह तुम्हारा है, तुम्हारे भैया का घर है। और आज उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज मुझे अपने माँ बाप एक बार फिर याद आने लगे थे। आज का दिन ही बहुत अजीब था। मेरे हाथ में प्लेट खाली ही रह गई थी और वह मेरे बगल से निकलकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने उसी समय अपने दिल के अंदर इरादे और मजबूत कर लिए थे कि मैं आज अपने भाई को हर बात बताऊंगी। उनको बताऊंगी कि वह किसी लड़के से छुप छुप कर मुलाकात करती है और इन सब चीजों में गार्ड भी शामिल है। वरना गार्ड ने आज तक भैया को बताया क्यों नहीं, या फिर यह शख्स मेरे और भैया के सामने क्यों नहीं आया? भाभी के कमरे का दरवाजा क्यों बंद था? यह सब बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने के करीब आ गया था। मैंने वह खाली प्लेट वहीं रख दी थी और अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। आज पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था। शाम के वक्त जब भैया की गाड़ी की आवाज आई तो मैंने ऊपर वाले कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। भैया गार्ड के पास खड़े होकर कोई बात कर रहे थे और फिर अंदर आ गए थे। अभी उन्हें घर के अंदर आए हुए कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक उन्होंने मुझे आवाज दी थी। मैं हैरत के समंदर में गोता लगाने लगी थी कि भैया भला मुझे क्यों बुला रहे हैं। दोस्तों, मैंने इरादा किया था कि जब शाम के वक्त वह मुझसे मुलाकात करने के लिए ऊपर आएंगे तो मैं उन्हें भाभी का यह कारनामा जरूर बताऊंगी। उन्होंने इस तरह से शाम के वक्त आकर मुझे कभी नहीं बुलाया था। मैंने कुछ सोचकर अपने कदम नीचे बढ़ाए थे। मैं नीचे पहुंची तो भैया बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। उनकी आवाज सुनकर भाभी भी बाहर आ गई थी। कई बार उन्होंने भी भैया को इशारा किया था, लेकिन वह उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। मेरे आते ही वह अपनी जगह से खड़े हुए थे और जोर आवाज में पूछा था, किसके साथ आई थी तुम? उनका लहजा बहुत अजीब था, जबकि मैं बुरी तरह से सहम चुकी थी। मैं उनकी तरफ देखते हुए फौरन बोली थी, भैया, मैं सीमा के पापा और सीमा के साथ आई हूँ। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही वह बोले थे, मैंने तुमसे कहा है न कि तुम बस से आया करो। अगर तुम्हें बस से आने में परेशानी हो रही है तो मैं तुम्हें कॉलेज लेने के लिए आ जाऊंगा। आज तुमने यह हरकत कर ली है, आइंदा यह हरकत मत करना। मैं नहीं चाहता कि सोसाइटी या फिर कोई भी शख्स मेरी बहन के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे। अब तुम ख्याल रखना। जबकि मैं खामोशी से सिर झुका चुकी थी। मैंने एकदम भाभी की तरफ देखा था। वह एक अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे कुछ चिढ़ा रही हो। मैं खामोशी से ऊपर वाले कमरे में चली गई थी। मुझे खूब रोना आया था। मुझे भैया की बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगी थी। मुझे मालूम था कि वह मेरी हिफाजत के लिए ही इस तरह से बोल रहे थे, मगर मुझे दुख इस बात का था कि अगर भैया को इस तरह से मुझे डांटना था तो वह मुझे ऊपर आकर डांट सकते थे। भाभी के सामने क्यों डांटा? मगर मैं चुपचाप ऊपर ही बैठी रही थी। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया था। जब भैया रात 8 बजे के करीब खाने की ट्रे लेकर ऊपर आए तो मैं अपनी किताब पढ़ रही थी। उनको देखकर मैं सीधी होकर बैठ गई थी। उन्होंने मेरे आगे ट्रे रखी थी और मेरी आंखों में देखते हुए बोले थे, मुझे मालूम हुआ है मेरी बहन ने कुछ नहीं खाया। वह मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोले थे, जबकि मैं उनसे नाराज हो गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था।
उन्होंने अचानक मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा किस दिया था और मेरी तरफ देखते हुए बोले थे, मैंने कहा था आपको हमारी इस समाज में बहुत इज्जत है। मैं जानता हूँ गुड़िया, कुछ वक्त ऐसा आता होगा जब आपको मेरी बातें बुरी लगती होंगी। कभी कभी आप कहती होंगी कि कैसा भाई है, हर वक्त रोक टोक करता रहता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर वक्त एक ही बात का लेक्चर दिया कि मेरी इज्जत का मान रखना। मैं सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए यह सब करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बाहर की दुनिया में रहा हूँ। मैंने छोटी सी उम्र में इस दुनिया की कड़वी हकीकत देखी है कि यहाँ पर रहने वाले इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं। यहाँ तो लड़कों तक को नहीं छोड़ा जाता, आप तो फिर एक मासूम और भोली भाली लड़की हैं। दोस्तों, अपने भाई की बात सुनकर मैंने उनकी तरफ देखा था जब उन्होंने एक बार फिर मेरे माथे पर मोहब्बत भरा किस दिया और अपने हाथ से मुझे खाना खिलाने लगे थे। मैंने खामोशी से खाना खा लिया था। वह मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले थे, अगर भाभी के सामने डांटने का दुख है तो मैं माफी मांगता हूँ। मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था, मगर आपको समझाना भी था कि आइंदा किसी दोस्त के पापा या किसी दोस्त के भाई के साथ आने की जरूरत नहीं है। अगर कभी बस का प्रॉब्लम हो जाए या फिर किसी और चीज का प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे एक मैसेज कर देना। मैं आपके एक मैसेज पर आपके सामने हूँगा। अपने भाई की बात सुनकर मैंने अपने सिर को ना में हिलाया था और अचानक उनके सीने से लगकर रोना शुरू कर दिया था। सुबह से मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी। यही वजह थी कि उनका जरा सा डांटना मुझे इतना अजीब लगा था, वरना अक्सर भाई मुझे डांट दिया करते थे। कभी कभी तो हाथ भी उठा देते थे, लेकिन मैं कभी उनकी बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि मेरी नजर में मेरा भाई मेरा सब कुछ था। मैं उन्हें देखते हुए बोली थी, भैया मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, बल्कि आपकी बात से मुझे एक सीख मिली है कि मैं अब अपनी हिफाजत खुद करूं। मैं वादा करती हूं कि अब दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर भाई ने सिर को हाँ में हिलाया था और मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे थे। मैंने गहरी सांस हवा में छोड़ी थी और सुबह का कहानी उन्हें बता दिया था कि मैंने भाभी के कमरे से एक अनजान लड़के को निकलते हुए देखा है। और जब मैंने भाभी से कहा कि मैं भैया को इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी तो वह गुस्सा करने लगी थी। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने हैरत से मेरी तरफ देखा था और फौरन बोले थे, गुड़िया आपको मालूम है आप किस तरह की बात कर रही हैं? यह एक इल्जाम लगाना होता है। अगर इसमें जरा भी झूठ हुआ तो यह बहुत गलत बात हो जाएगी। जबकि मैंने सिर ना में हिलाते हुए बोला था, मम्मी की कसम भैया मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और वह भी भाभी के बारे में। मुझे हैरानी इस बात पर नहीं है कि उनके कमरे से एक अनजाना शख्स निकला है, मुझे हैरानी उनके रवैये पर है। भाई ने मुझे प्यार से देखा था और बोले थे, अच्छा ठीक है, आप परेशान न हो तो आप आराम करो। मैं पूछता हूँ आपकी भाभी से कि वह शख्स कौन था। और रही बात आपको डांटने की, तो मैं दोबारा आपसे माफी मांगता हूँ। जबकि मैंने सिर को ना में हिलाया था और उनकी तरफ देखते हुए बोली थी, कोई बात नहीं, आप मेरे पिता के बराबर हैं, आपको तो मारने का भी हक है। दोस्तों, मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराए थे और मुझे एक बार फिर प्यार करके कमरे से चले गए थे। भैया को यह सब बातें बताने के बाद मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया था। मैंने अपना खाना पूरा खाया था और उसके बाद दोबारा अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगी थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक नीचे से चीख पुकार की आवाज आने लगी थी। मैं बुरी तरह से सहम गई थी कि ये आवाजें किस तरह की हैं। मैं फौरन ही चप्पल पहनकर नीचे की तरफ भागी थी। जब भाई और भाभी बुरी तरह से झगड़ा कर रहे थे, मुझे देखते ही भाभी एक बार फिर चीखी थी, तुम्हारी बहन के तो खुद चाल चलन ठीक नहीं है, पता नहीं किन गाड़ियों में बैठकर हमारे घर आ रही है और बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मेरे कमरे से एक अनजान आदमी निकला है। यह झूठ बोल रही है, मेरा कोई कसूर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है
तो आप गार्ड को बुला लें। अगर वह लड़का हमारे घर के अंदर आया होगा तो गार्ड को तो पता होगा ना, दरवाजा तो वही खोलता है। जबकि मेरे भाई ने मेरी तरफ एक नजर डाली थी और तुरंत ही गार्ड को आवाज देकर घर के अंदर बुलाया था। मैं फौरन ही सीढ़ियों पर खड़ी होकर भाभी को सहम कर देख रही थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी, भाई के चेहरे से लग रहा था जैसे वह उनकी बात पर यकीन कर चुके हैं। उन्होंने पूरी बात को ही बदल दिया था। वह इस तरह से मुकर गई थी जैसे मैंने कुछ देखा ही न हो। वह मुझे इस तरह से नजरअंदाज कर गई थी जैसे कि मैं जिंदा ही ना हूँ। भाई ने जैसे ही यह सब सवाल गार्ड से पूछे तो उसने सिरना में हिलाते हुए फौरन कहा था, नहीं साहब, ऐसा तो कोई भी नहीं आया। हाँ, बीबी जी बस किसी गैर गाड़ी में आई थी। इसके अलावा तो आज कुछ भी गलता सा नहीं हुआ जो मैं आपको बताऊं। वरना तो आप जानते हैं, मैं फौरन ही आपको हर बात से आगाह कर देता हूँ। भैया ने मेरी तरफ एक खून भरी नजर से देखा था और सबके बीच मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मैं बेकाबू होकर सीढ़ियों पर ही गिर गई थी। वह मुझे देखते हुए बोले थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें इतने लाड और प्यार से रख रहा हूँ और तुम मुझे ही मेरी बीवी के बीच झगड़ा लगा रही हो। ये सब हरकतें कहाँ से सीखी है तुमने? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दोस्तों, उनका गुस्सा एकदम ही आसमान को छू गया था, जबकि मैं अपने भाई को बेकीन नजरों से देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरा भाई मेरे माथे पर प्यार कर रहा था, मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था और अब वही भाई मुझे काटने को दौड़ रहा था। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोली थी, भैया, मैं पक्के तौर पर कहती हूँ कि मैं सच बोल रही हैं। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? मैं आपकी बहन हूँ। मेरी बात सुनकर एकदम भाभी बोली थी, मुझे अब समझ आया कि तुम मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रही हो। दरअसल अमित, आज तुम्हारी बहन जब दूसरी गाड़ी में आई तो मैंने इसको आते ही डांटा था कि तुम किसी अजनबी गाड़ी में क्यों आई हो। और यकीनन तुम्हारी बहन को यही बात बुरी लग गई है और इसने झूठ मूठ की बात बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दी और तुम गुस्सा हो गए। लेकिन यकीन मानो, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ। जबकि मैं अपनी भाभी को नफरत भरी नजरों से देख रही थी कि वह किस तरह मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का रही थी और झूठे इल्जाम मुझ पर लगा रही थी। जबकि मेरे भाई गुस्से से बोले थे, इसका खाना पीना बंद है, इसको कोई खाना नहीं देगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये हरकतें करते हुए। घर में लड़ाई लगवा रही हो। जाओ ऊपर और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अपने भाई का रवैया देखकर मुझे बहुत रोना आया था। आज से पहले उन्होंने कभी मेरे साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाया था। मैंने अपने आंसुओं को साफ किया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। वह रात मेरे लिए बहुत दर्द भरी थी। मैं खूब रोई थी। मुझे मम्मी पापा बहुत याद आए थे। मुझे हैरत अपनी भाभी पर हो रही थी कि वह किस तरह से बात को गलत रखकर मेरे ही भाई को मुझसे छीन चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उनका राज से पर्दाफाश करके ही दम लूंगी। मैं भाई को बताकर यह रहूंगी कि उनकी बीवी किस तरह के गुल खिला रही है और आपकी नाक के नीचे किस तरह से चक्कर चला रही है। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। अगली सुबह जब मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आई तो अचानक ही मुझे गार्ड ने रोक लिया था। वह मेरी तरफ देखते हुए बोला था, साहब ने मुझे मना किया है कि मैं आपको बाहर न जाने दूं, इसलिए आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। दोस्तों, मैंने हैरत से गार्ड की तरफ देखा था और फौरन बोली थी, दरवाजा खोलो, इम्पोर्टेड लेक्चर है, मैं चली जाऊंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रही भाई की बात तो मैं उन्हें समझा दूंगी कि मुझे आज क्यों जाना पड़ा। मेरी बात सुनकर वह फौरन बोले थे, तो फिर आप अभी समझाइए, क्योंकि अगर मैं साहब की बात नहीं मानूंगा तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जबकि मैं गुस्से से गार्ड को देखने लगी थी और फौरन बोली थी, तुम क्यों भाभी का साथ दे रहे हो? उन्होंने तुम्हें कितने पैसों में खरीदा है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
इतने अच्छे और ईमानदार गार्ड होकर इतने सालों से हमारे पास काम कर रहे हो और अब भाई के साथ गद्दारी कर रहे हो। वह तुम्हें तुम्हारी जरूरत से ज्यादा सैलरी देते हैं, तुम्हारे घरेलू मसले हल करते हैं, तुम्हारी माँ की दवा के पैसे तुम्हें अलग से देते हैं, और तुम इस तरह से भाई के साथ गद्दारी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसे नौकरों को तो लात मारकर नौकरी से निकाल देना चाहिए। मैं और कुछ कहती इससे पहले ही मेरे पीछे से भाई की एक कड़कती हुई आवाज आई थी, और तुम्हारे जैसी बहनों को भी जिंदा जला देना चाहिए जो बेवजह की बातें बनाकर घर के अंदर झगड़े लगवा रही हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था और तुम मेरी ही जिंदगी को तबाह कर रही हो। अपने भाई की आवाज सुनकर मैंने पलटकर उनकी तरफ बेकीन निगाहों से देखा था। उनका इतना रवैया बदल गया था कि मैं हैरत के समंदर में डूब गई थी कि उन्हें अचानक क्या हो गया। अपने भाई को देखते हुए फौरन बोली थी, आपको गलतफहमी हो रही है, और जब आपकी यह गलतफहमी दूर होगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। और देखना, आपको उस रात और उस दिन कितना पछतावा होगा जब आपके सामने सारा सच आएगा। मेरी बात सुनकर वह फौरन मेरे करीब आए थे। मैं एकदम सहमकर 2 कदम पीछे हो गई थी। उन्होंने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मेरा चेहरा अपने हाथ में दबोचते हुए बोले थे, उम्मीद करता हूँ कि रात का थप्पड़ तुम भूली नहीं होगी, और अगर भूल गई हो तो मुझे याद दिलाना बहुत अच्छे से आता है। ऊपर जाओ और नीचे आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं उन्हें देखते हुए फौरन बोली थी, सारी बातों की एक बात भैया, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, प्लीज मुझे जाने दे। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप मुझे खुद ले जा सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात सुनकर उन्होंने गुस्से से मुझे घूरा और घसीटते हुए घर के अंदर ले आए। सीढ़ियों पर धक्का देते हुए बोले कि ऊपर दफा हो जाओ। समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? मेरी ज़बान तुम्हें फारसी लग रही है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। उनके रवैये से मैं समझ गई थी कि आज मैं कितना भी कोशिश कर लूं, वह मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे। इसलिए मैंने बगैर किसी और झगड़े के ऊपर जाने में ही भलाई समझी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे अचानक ही भूख लगने लगी थी और मैं कुछ सोचकर नीचे आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि अगर भाई ने मुझे खाना देने से मना किया है तो मैं खुद ले लूंगी। वैसे भी अपना घर है, मुझे कौन मना करेगा। उन्होंने यकीनन यह बात गुस्से में कही होगी। मैं जैसे ही नीचे आई तो लाउंज का मंजर देखकर मैं हैरत के समंदर में डूब गई। वही लड़का बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ भाभी के बेहद करीब था और उनके साथ हंसी मजाक कर रहा था। मुझे देखकर वे दोनों एकदम खामोश हो गए थे और भाभी उसका हाथ थामकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उन्होंने ना मुझसे कोई बात की और ना ही मुझे कुछ बोला, बस उसके साथ अपने कमरे के अंदर चली गई। मैंने बेहद अफसोस से सिर को ना में हिलाया और खामोशी से किचन में चली गई। मैंने तो भाई को बताने की कोशिश की थी कि आपकी बीवी बहुत बड़ा खेल खेल रही है, लेकिन मेरे ही भाई ने मुझे ही कसूरवार समझकर थप्पड़ मारा था और मेरे साथ इतनी बदसलूकी की थी। नाश्ता करने के दौरान मेरा दिमाग उसी मसले पर अटका हुआ था। मुझे किसी भी तरह भाभी का राज से पर्दाफाश करना था, वरना मैं अपने भाई के साथ अपना रिश्ता कभी भी ठीक नहीं कर पाती। यह औरत अच्छी नहीं थी। इसके तौर तरीके मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। जिस अंदाज में वह उस लड़के का हाथ थाम रही थी, जिस अंदाज में वह उसके साथ बात कर रही थी, वह सब बहुत ही नाजायज था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उनका बॉयफ्रेंड हो, और एक बॉयफ्रेंड के साथ ही इस तरह का रवैया एक औरत रखती है। मैंने आज तय कर लिया था कि मैं कुछ न कुछ करके भाई को समझाने की कोशिश करूंगी। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी और गौर से सोचने लगी थी कि मुझे अब क्या करना है। कुछ भी करके मुझे भाई के सामने यह राज लाना ही था। इसलिए मैंने कुछ सोचकर भाई को फोन किया था। दोस्तों, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे मालूम था
मेरा भाई मेरी बात को नहीं समझेगा, लेकिन मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि वह मेरी बात सुन ले। क्या पता उसको मेरी बात सुनकर यकीन आ जाए। मेरी दूसरी बेल पर उन्होंने कॉल उठाई थी और काट खाने वाले अंदाज में बोले थे, क्योंकि है मुझे कॉल? पता नहीं है तुम्हें कि मैं ऑफिस में हूँ? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? उनकी बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था, वरना मैं किसी भी वक्त उन्हें कॉल कर दिया करती थी तो वह जान निसार होने वाले अंदाज में मुझसे बात किया करते थे। लेकिन आज उनका अंदाज देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैं अपने आप को काबू करते हुए बोली थी, मैंने कहा था ना आपको, आपकी बीवी अपने कमरे के अंदर एक अनजान लड़के के साथ बैठी रहती है और गार्ड भी इन सब चीजों में शामिल है। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपकी बीवी अभी भी एक लड़के के साथ अपने कमरे के अंदर मौजूद है। उन्हें लगता है कि मैं कभी भी आपको यह राज नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे मार खा ली है और आपने मुझे बहुत जलील कर दिया है। लेकिन भैया, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरा सब कुछ आप है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो अभी के अभी 10 मिनट के अंदर आप ऑफिस से घर आएं और अपनी आंखों से अपनी बीवी का कारनामा देख ले कि वह आपके पीछे क्या गुल खिला रही है। मेरी बात सुनकर मेरा भाई खामोश हो गया था और फौरन बोला था, नंदिनी, याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो मैं तुमसे तमाम ताल्लुक खत्म कर लूंगा। जबकि मैं फौरन बोली थी, आपको जो करना हो आप बाद में कर लेना, लेकिन आप पहले घर आएं और देखें कि आपकी बीवी आपके पीछे क्या गुल खिला रही है और कितने अरसे से गुल खिला रही है। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने कहा, फोन रखो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद ही मुझे उनकी गाड़ी की आवाज आ गई थी। मैं फौरन नीचे पहुंची तो सामने ही वह खड़े हुए थे। वह बहुत तेजी में आए थे। उन्होंने यह 10 मिनट का रास्ता जिस तरीके से पूरा किया होगा मैं ही जानती थी। वह मेरे पास फौरन आए थे और मुझे देखते हुए बोले थे, देखो नंदिनी, झूठ की गुंजाइश नहीं है। मैंने सिर को हाँ में हिलाया था और उनका हाथ थामकर घर के अंदर आ गई थी। दोस्तों, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पीछे से कोई साजिश न रची हो। इत्तेफाक से हमारा गार्ड भी मार्केट गया हुआ था, इसलिए मुझे गार्ड की तरफ से कोई टेंशन नहीं थी कि कहीं वह भाभी को इशारा न कर दे कि भाई आ चुके हैं। हम दोनों भाई बहन फौरन भाई के कमरे के पास पहुँचे तो लम्हे के लिए मेरा भाई अपने कमरे के बाहर रखे उन पीले जूतों को देखकर चौंक कर रुक गया था और मेरी तरफ देखने लगा था। मैंने उनकी तरफ देखते हुए फौरन कहा था, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन आपने मुझे गलत समझा। मैंने यह बोलकर उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहा था, और जब हमने दरवाजा खोला और सामने का मंजर देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर छत गिरा दिया गया हो। मैं शर्म से खत्म होने के कगार पर आ गई थी। वे दोनों बहुत ही अजीब हालत में थे, जबकि मेरे भाई तो ऐसे हो गए थे जैसे उनके शरीर में जान नहीं। वह फटीफटी निगाहों से भाभी को इस हालत में देख रहे थे। वह हमें सामने खड़ा देख फौरन होश में आई थी और जल्दी जल्दी अपना कपड़ा ठीक करने लगी थी। मैं तो फौरन ही उस मंजर से हटकर लाउंज में आकर बैठ गई थी, जबकि मेरे भाई की आवाज बेकीनी से निकली थी, क्या है यह सब रेखा, और तुम अपने ही भाई के साथ? जबकि मैंने अपने भाई को फौरन देखा था कि वह क्या बोल रहे हैं। यह लड़का भाभी का भाई था, जबकि वह फौरन भाई के पास आकर बोली थी, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगी। मेरा भाई नहीं, मेरा कजिन है और हम दोनों भाभी और कुछ कहती इससे पहले ही मेरे भाई ने बिना सोचे समझे उन्हें 2 थप्पड़ मारे थे और उन्हें देखते हुए बोले थे, तुम्हारे खातिर मैंने अपनी सगी बहन पर भरोसा नहीं किया। उसे उल्टा सीधा बोला, उसे कसूरवार ठहराया कि वह गलत है, लेकिन तुम इतनी मक्कार हो कि तुमने अपने पति को धोखा दे दिया। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ रहा था और तुमने मुझे एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि आगे पीछे दोनों तरफ खाई है। दोस्तों, मेरे भाई की बात सुनकर भाभी फौरन बोली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था।
जबकि वह लड़का फौरन आगे आया था और भाई को देखते हुए बोला था, यह झूठ बोल रही हैं। मैंने इन्हें इतनी बार बोला था कि मैं आपसे ताल्लुक नहीं रखूंगा क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। हाँ, हम दोनों पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के साथ ताल्लुक में थे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया था कि हम इस रिश्ते को कायम नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने मेरी बात नहीं सुनी। जबकि मेरे भाई भाभी को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह सब कुछ हार चुके हों। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे भाई ने बहुत मेहनत की थी और आज जब वह कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचे तो उन्हें एक ऐसा जख्म मिला था जिसका कोई मरहम नहीं था। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वह भाभी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उन्होंने भाभी को तलाक दे दी थी और घर से निकाल दिया था। सबके बीच में उन्होंने मुझसे भी माफी मांगी थी, जबकि मैंने उन्हें फौरन अपने सीने से लगा लिया था और उन्हें देखते हुए बोली थी कि हम दोनों कभी एक दूसरे से नाराज नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का खून हैं और खून कभी जुदा नहीं होते। मेरा भाई उस रात मेरे गले से लगकर खूब रोया था। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला था। लगभग 1 साल उन्हें इस सदमे से निकलने में लगा था और फिर मैंने उनकी दोबारा शादी करवाई थी। वह बहुत मना करते थे कि मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि औरत जात बेवफा होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वह लड़की बहुत अच्छी साबित हुई थी। उसने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और मुझसे भी बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। अब हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। ऐसा ही मेरे भाई के साथ हुआ था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में।